नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस बात के सबूत दिखाऊंगा कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है और नीतीश कुमार की जुबान पर है। आज आप अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे बिहार में शराब सरेआम बिकती है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे जहरीली शराब से हुई 74 मौतों ने नीतीश कुमार की सरकार को हिला दिया है। पिछले 48 घंटे से बिहार की पुलिस फुल एक्शन में है। पहली बार पुलिस शराब की तलाश में उन इलाकों में गई जहां जाने में उससे पहले डर लगता था। मीडिया ने जिस तरह बिहार में शराबबंदी को एक्सपोज किया, प्रेशर बनाया, उसका असर यह हुआ कि शराब माफिया को खोजने के लिए पुलिस के ड्रोन निकल पड़े। नदी पार जाने के लिए बोट्स का इंतजाम भी हो गया। शराब की भट्टियों का पता ठिकाना भी पुलिस को मिल गया। शराब पकड़ी गई, लेकिन जहरीली शराब बनाने वाले, जहरीली शराब बिकवाने वाले गायब हो गए। किसी को आसमान निकल गया, कोई धरती में समा गया। पुलिस के पहुंचने से पहले वो निकल गए, बिल्कुल फिल्मों की तरह। पुलिस के हाथ सिर्फ शराब की भट्टियां और शराब लगी। शराब माफिया अंडरग्राउंड हो गया। सवाल यह है, क्या किसी ने उन्हें एडवांस इंफॉर्मेशन दे दी थी? आज जब इस तरह के रेड्स हुई तो हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र और पवन नारा पुलिस की टीम्स के साथ जंगलों में गए। उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा, रेड्स में जो पाया, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज मैं आपको दिखाऊंगा। बिहार में शराब पकड़ने के लिए पुलिस जो रेड्स की, उससे जो कड़वा सच सामने आया वो आपको चौंका देगा। मुजफ्फरपुर, दानापुर और पटना, इन इलाकों से जो तस्वीरें आई, उन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि बिहार में तो शराब की बहार है। बिहार में तो शराब की नदियां बहती हैं। जहरीली शराब बनाने वालों को, शराब बेचने वालों को, शराब बिकवाने वालों को किसी का खौफ नहीं है। हालत यह हो गई कि सरकार को सपोर्ट करने वाली पार्टियों के विधायक आज कह रहे थे कि जहरीली शराब से पिछले दिनों जो घटना हुई उसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मेरी जानकारी है कि मरने वालों की संख्या 74 तक पहुंच गई है, लेकिन बिहार में जहरीली शराब से जो मौतें हुई उसमें सरकारी आंकड़ों की सुई 38 पर अटकी हुई है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा है कि शराबबंदी है तो फिर शराब क्यों पी? अगर शराब की पर मरे तो मुआवजा किस बात का? हालांकि नीतीश कुमार के सहयोगी दलों का कहना है कि जिसने पी वो मर गया, लेकिन जिसने पिलाई उसका क्या होगा? जो मर गए उनके अनाथ बच्चों का, विधवाओं का क्या कसूर? नीतीश कुमार की सरकार का दावा है कि रेड्स हो रही हैं, शराब बेचने वाले, बनाने वाले और बिकवाने वालों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। 4 चौकीदार सस्पेंड हो चुके हैं और आगे भी एक्शन होगा। लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है, यह एक्शन पहले क्यों नहीं हुआ? शराब की जिन भट्टियों तक पुलिस आज पहुंची है, पहले क्यों नहीं पहुंची? शराब बनाने वाले और बिकवाने वाले कहां गायब हो गए? क्यों नहीं पकड़े गए? अगर बिहार में शराब पुलिस के प्रोटेक्शन में बिकती है, अगर इसमें नेता इन्वॉल्व हैं, तो उन पर एक्शन कब होगा? इन सारी बातों पर नीतीश कुमार और उनकी सरकार के मंत्री खामोश हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं छपरा की आंखों देखी। यहां जब रेड्स हुई, क्योंकि इसी इलाके में जहरीली शराब से अब तक 74 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस को मालूम था कि छपरा में जहरीली शराब की सप्लाई गंगा के पार जंगल में बनी भट्टियों से हो रही है, लेकिन इस इलाके तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है। बोट के जरिए नदी पार करके ही वहां पहुंचा जा सकता है। डर इस बात का होता है कि अपराधी पुलिस पर हमला कर सकते हैं, इसलिए पुलिस ने बोट का इंतजाम किया, ड्रोन कैमरा मंगवाया। सबसे पहले टीम नदी के उस पार पहुंची और उसके बाद ड्रोन के जरिए पूरे इलाके को देखा गया। जंगल में करीब 3.5 किलोमीटर अंदर शराब की भट्टियां दिखाई दी। यह इलाका पटना और छपरा के बीच है। गंगा के पार आमतौर पर जो कैचमेंट एरिया होता है, वहां बाढ़ के दौरान पानी भर जाता है, उसे दियारा कहते हैं। इसी दियारा में मौत का सामान तैयार होता है। ड्रोन कैमरा उस जगह तक पहुंच चुका था जहां शराब की भट्टी थी। अब बारी थी एक्शन की। पुलिस दियारा में घुसी। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र भी पुलिस की टीम के साथ थे। गैर कानूनी शराब बनाने वालों ने शराब बनाने की भट्टियां भी काफी अंदर जाकर लगाई हुई थी। जब पुलिस वहां पहुंची
तो उसे वहां अवैध शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान मिला। हालांकि इस सामान को छुपाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन ड्रोन कैमरे में सब कुछ साफ दिख रहा था। करीब 1 घंटे तक इन जंगल में चलने के दौरान ये स्मेल मिला है और इसके बाद ये भट्ठी नजर हुई है। यहाँ पर जो लोग होते हैं अक्सर भागते हैं, इसलिए चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। ये देखिए, ये अड्डा मिल गया। यहाँ पर देशी शराब तैयार की जा रही है। बड़ा अड्डा है ये, और ये चारों तरफ से यहाँ जो लोग हैं वो आसपास होंगे, छिपे हो सकते हैं। ये आसपास जंगल का इलाका है, वहाँ ये छिपे हो सकते हैं। यहाँ देखिए, ये जंगल के इलाके में या यहाँ घुसे होंगे। यहाँ भी ये देखिए यहाँ पर महुआ। ये बोरे में क्या है? मीठा है सर, मीठा जिससे शराब बनता है सर। इसको जो है ना ड्राम में डाल के उसको पहले सड़ाया जाता है, गलाया जाता है। तो यहाँ पर ये छिपा के रखते हैं, ये छिपा के रखते हैं जंगल में। यहाँ देखिए एक ड्रम भी है। ये ड्रम इन्होंने तैयार कर, इस ड्रम में डाल के इसको केमिकल डाल के, मीठा डाल के इसको तैयार किया जाता है। और इसमें एक टेबलेट आता है जिससे जो नशीला पदार्थ होता है उसको डाल के उसका तैयार करता है, वही पीता है आदमी जो मरता है। हम लोग तो जहां तक बचाव की पूरी कोशिश करते हैं। पुलिस को शराब तो मिली, लेकिन शराब बनाने वाले भाग गए। उन्हें पहले से पता था रेड होने वाली है। जब पुलिस ने पूरा इलाका छाना तो जहरीली शराब से भरे ड्रम और जार बरामद हुए। इसमें सर भरा हुआ शराब है, किसी जंगल में छिपा के रखते सर। बहुत कठिन होता है। भरा हुआ जहरीला शराब है सर। जी सर, ये देखिए, ये वो जहरीली शराब है जो मौत बांटती है, और इसी तरह की शराब ने कई लोगों की जान ले ली है। और भी ड्रम में सर, और दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यहाँ भी है ड्रम। ये तो शराब का बहुत बड़ा अड्डा लग रहा है। ये देखिए, ये पॉलीथीन में रखते हैं। एक मिनट, ये क्या है? पॉलीथीन में ये भी बना हुआ है शराब है। ये भी सर शराब जी तैयार माल है। अब इसको सप्लाई किया जाएगा सर। अच्छा, वो लोग ग्राहक को कंट्रोल ये करता है कितना सर। इसको जो है ये कम से कम ग्राहक को फोन करके उसको सप्लाई। तो ये एक तरह का टेट्रा जो कह सकते हैं पॉलीथीन है, मजबूत होता है काफी, और इससे जो है गिरता नहीं। यहाँ छेद कर दिया गया है अभी, और देखिए किस तरह से इसमें से शराब निकल रही है। ये देखिए, ये भी शराब है। तो इस तरह से एक मजबूत पॉलीथीन में ये इस तरह से जमा करके रखते हैं, और ड्रम में भी रखते हैं। ये इस ड्रम को जमीन के नीचे गाड़ के रखा गया है। जी सर, जमीन में के नीचे में, जैसे जवान सब इसको अस्थि कर सके, ये देखा जाए सर। ये देखिए, एक और शराब का कंटेनर यहाँ बहाया जा रहा है। शराब मिल चुकी थी, सारी कार्रवाई वीडियो के अंदर रिकॉर्ड की जा रही थी, और शराब की मात्रा बहुत ज्यादा थी। इसलिए पुलिस ने शराब की जब्ती करने के बजाय शराब वहीं बहा दी। आज छपरा के दियारा इलाके में जो छापेमारी हुई उसमें करीब 20,000 लीटर बरामदगी हुई, और पुलिस ने 20,000 लीटर शराब वहीं फेंक दी, और शराब के खाली ड्रम्स और शराब बनाने के दूसरे सामानों को आग के हवाले कर दिया। ये देखिए, ड्रम की जगह एक नया तरीका, ये पॉलीथीन में इस तरह से तैयार किया जाता है। अब इसको नष्ट यहाँ किया जा रहा है, और इसमें फर्मेंटेशन के लिए वो इंतजार करते हैं। करीब 10 दिन 12 दिन तक रखते हैं, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में कि जल्दी शराब तैयार हो जाए, इसमें केमिकल का इस्तेमाल होता है। ये भी सही है कि केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल नौसादर की गोटियां डालते हैं, वो कभी मिलता है हम लोगों को, आज तो नहीं मिल पाया है। हाँ, वो सब इसमें डालते हैं। खाद का यूरिया खाद वगैरह भी डालते हैं। 200 लीटर का एक ड्रम होता है, और ऐसा 4 ड्रम यहाँ पर मिला है। ये अभी तैयार हो रहा है। हाँ, ये अभी फर्मेंटेशन हो रहा है इसमें। हाँ, अब ये थोड़े दिन में तैयार हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये देखिए, ये 200 लीटर का एक ड्रम, और इसमें अभी शराब तैयार की जा रही है, यानी बनाया जा रहा है। और इसी शराब को तैयार करने के दौरान कुछ जो केमिकल का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जल्दी बन जाए, और इस वजह से वो जहर में तब्दील होता है। तो ऐसी ही जहर जो है वो बाज़ारों तक पहुंचती है, और जब लोग उस शराब को पीते हैं तो फिर मौत की इसी तरह की तस्वीर दिखाई देती है, जैसी तस्वीर
हमें छपरा सिवान से देखने को अभी मिल रही है, लेकिन इस तरह की खबरें लगातार आती हैं। और आप देखिए कि कितना बड़ा अड्डा है शराब का, जहां इतने बड़े पैमाने पर शराब तैयार की गई है। और शहरी आबादी से, गांव की आबादी से भी बहुत दूर, काफ़ी दूर हम आ चुके हैं। चूंकि पटना यहाँ से सटा हुआ जिला है, सर्च ऑपरेशन के दौरान जो छपरा के दियारा के सटे हुए जंगल के इलाके में चलाया जा रहा था, और यहाँ देखिए उसमें आग लगा दी गई है। और दूसरी तरफ यहाँ उसको तोड़ने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। वो यहाँ देखिए तोड़ा जा रहा है इन ड्रम्स को, ताकि आगे इसका इस्तेमाल न किया जा सके। अगर आप पुलिस वालों की बात ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा उन्हें सब पता है। शराब कैसे बनती है, कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, कैसे शराब को स्टोर किया जाता है, कैसे शराब को बेचा जाता है, पुलिस को सब मालूम है। लेकिन रेड आज हुई। दियारा इलाके के बाद पुलिस पहुंची पटना के मनेर इलाके में। यहां की झलक भी आपको दिखाता हूं। यहां भी गैर कानूनी शराब की भट्टियों को पुलिस ने आज नष्ट किया। पुलिस ने मनेर में रामपुर सोन नदी के टापू पर रेड मारी, शराब के बड़े अड्डों का पता लगाया। यहां भी हजारों लीटर शराब बरामद हुई। ड्रम और पॉलिथीन में भी जहरीली शराब रखी गई थी। सैकड़ों लीटर शराब जमीन के अंदर दबा कर रखी गई थी। पटना और इसके आसपास के इलाकों में अवैध शराब का ज्यादातर काम गंगा और दूसरी नदियों के पास होता है। इसीलिए पुलिस ने अब इन इलाकों को टारगेट करना शुरू किया है। दियारा में तो शराब बनाने वाले भाग गए, लेकिन मनेर में शराब बनाने वाले 6 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। हैरानी की बात यह कि दियारा और मनेर में तो सुनसान इलाकों में शराब की भट्टियां चल रही थी, लेकिन पटना के दानापुर में तो आबादी के बीचों बीच खुलेआम अवैध शराब बनाने का कारोबार चल रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर दीघा एम्स फ्लाईओवर के पास खुलेआम देशी शराब तैयार की जा रही थी। जमीन के नीचे गड्ढे में ड्रम, गैलन और पॉलिथीन में महुआ, जवा और गुड़ को दबाकर रखा गया था। एक पुलिस वाले ने बताया कि 2 दिन पहले भी यहां इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। उस वक्त सारा सामान जब्त कर लिया था, लेकिन 48 घंटे के अंदर शराब की भट्टी फिर से पहले की तरह तैयार हो गई। शराब का मिलना जारी है। पटना में शराब मिल रही है, और आप देखिए किस तरह से जमीन के नीचे से कंटेनर निकाला गया है और उसको यहाँ पर बहाया जा रहा है। और जितने भी आप यहाँ पर गड्ढे देख रहे हैं, सब में शराब भरी हुई है। यहाँ इसके अलावा दूसरी तस्वीर भी आप देखिए। यहाँ देखिए किस तरह से गड्ढों में शराब यहाँ तैयार की जा रही थी। इस तरह के जितने भी गड्ढे आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर शराब यहाँ तैयार की जा रही है। इसको जो सड़ाने की प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर भी की जा रही है, और उसके बाद इससे तैयार किया जाएगा। यहाँ देखिए जितने भी गड्ढे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इन सब में शराब भरी हुई है। और ये जो इलाका है रूपसपुर का इलाका, मुख्यमंत्री आवास से करीब 6 से 7 किलोमीटर की सिर्फ दूरी, सचिवालय से भी करीब 6 किलोमीटर की दूरी, और ऐसी जगह पर शराब बन रही थी। और ये खुली जगह है, और खुली जगह पर ये शराब तैयार हो रही थी। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जो घने जंगलों के बीच हो या काफ़ी दूर दराज का इलाका हो। और जितने भी आपको बर्तन वगैरह दिखाई दे रहे हैं, ये सारे इस्तेमाल हुए इन्हीं शराब को तैयार करने में। अभी यहाँ पर पुलिस पहुँची हुई है और एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर छापेमारी कर रही है। लगातार पुलिस को इस तरह की जानकारी मिल रही है, लगातार छापेमारी हो रही है और शराब मिल भी रही है। पुलिस को सब पता है कहां कहां शराब छुपा कर रखी जाती है, कहां कहां स्टोर की जाती है, कहां कहां बनती है। पटना और छपरा का जो इलाका है उसको मैंने आपको दिखाया। बिहार के कुछ और इलाकों की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एक पिकअप वैन से 112 कार्टन विदेशी शराब जब्त की, फॉरेन लिकर। पुलिस को अपने सूत्रों से खबर मिल गई, मुजफ्फरपुर के रामनगर चौक के पास विदेशी शराब से भरी पिकअप वैन खड़ी है। जब पुलिस वहां पहुंची तो वैन के ड्राइवर ने गाड़ी को भगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लिया और गाड़ी से करीब 960 लीटर विदेशी शराब, महंगी शराब बरामद हुई। शराब के साथ गिरफ्तार किया गया आरोपी बिहार का ही रहने वाला है। नीतीश कुमार की सरकार रेड्स को, इन तस्वीरों को
अपनी सक्रियता का सबूत बता रही है। रेड्स में पकड़ी जा रही शराब को सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का सबूत बता रही है। लेकिन मुझे लगता है ये तस्वीरें सिर्फ दिखावा है, ड्रामा है। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र आज दिन भर पुलिस की टीम्स के साथ रहे, अलग अलग रेड की लाइव तस्वीरें भेजी। ये ऐसे इलाके हैं जहां शराब माफिया का कानून चलता है। पुलिस भी इन इलाकों में जाने से डरती है। दियारा वो जगह है जहां कुछ दिन पहले बालू माफिया के दो गुटों के बीच फायरिंग हुई थी। पुलिस नदी के इस पार खड़ी रही। 5 लाशें गिर गई, फायरिंग करने वाले भाग गए और उसके बाद पुलिस लाश उठाने पहुंची। आज पुलिस की जिन तस्वीरों को एक्शन का सबूत बताकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, उनकी सच्चाई यह है कि पुलिस जिन इलाकों में आज रेड कर रही थी, उनके बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है कि वहां पर गैर कानूनी शराब का कारोबार होता है। सबको पता है यहां शराब की भट्टियां हैं, लेकिन पुलिस वहां जाने से डरती है। वरना पुलिस के पास ड्रोन कोई आज तो नहीं आया, पुलिस को बोट्स आज ही नहीं मिली, पुलिस के पास जवानों की भी कमी नहीं है, शराबबंदी कानून भी आज तो नहीं बना, जहरीली शराब से मौतें कोई पहली बार तो नहीं हुई। नीतीश कुमार ने शराब के कारोबार को नेस्तनाबूद करने की कसम आज पहली बार तो नहीं खाई। लेकिन जब एक साथ इतनी मौतें हो गई, मीडिया ने लाशें दिखानी शुरू की, विपक्ष ने सरकार को घेरा, लोगों में गुस्सा भरा, नीतीश कुमार की सुशांत बाबू की छवि पर काली पुतनी शुरू हो गई, तो पुलिस ने आज बंदूकें निकाल ली, ड्रोन निकाल लिए, बोट पर सवार हो गए, भट्टियों पर रेड डालने पहुंच गए। जरा सोचिए, अगर यही काम पुलिस ने पहले कर दिया होता तो शायद सैकड़ों परिवारों में आज मातम ना होता, इतनी सारी चिताएं एक साथ न जलती, सैकड़ों बच्चे अनाथ न होते। जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो बिहार के आबकारी मंत्री सुनील कुमार कहते हैं, कौन कह रहा है कि 100 मर गए? कौन कह रहा है कि इतने ज्यादा लोग मर गए? सरकार झूठ बोल रही है। जिन मंत्री महोदय पर शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी है, उन्होंने आज दावा किया कि सब बेकार की बात है, सिर्फ 38 लोग मरे हैं, बाकी जो दावे किए जा रहे हैं वो सब झूठ बोलते हैं, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। उन्होंने कान खोलकर सुन लीजिए, ऑफिशियल फिगर सिर्फ 38 है। जो ऑफिशियल फिगर है अभी तक डेथ का, वो 38 है, 38। छपरा में जो जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, तो ऑफिशियल फिगर 38 है। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। और ये जो निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं कि फिगर्स छुपाए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और 38 का फिगर है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर जो कार्रवाई अब तक लिए की गई है, 2 FIR हुए हैं संबंधित थानों में, दोनों थाना प्रभारियों को निलंबित किया गया है, 4 चौकीदार दफादार को निलंबित किया गया है और 13 अक्यूज्ड हैं और नॉन FIR अक्यूज्ड भी हैं। आप पूछ सकते हैं, अगर 74 लोग मरे हैं तो फिर मंत्री महोदय 38 कहकर कैसे बच सकते हैं? तो आपको याद होगा, फ्राइडे को, शुक्रवार को मैंने आपको दिखाया था कैसे पुलिस लोगों से कह रही है कि जहरीली शराब से मरने वालों को शराब से मौत मत मानो, उनका पोस्टमार्टम मत कराओ, उन्हें सर्दी से मरा हुआ दिखा दो ताकि तुम्हें कॉम्पनसेशन मिल जाए। इसीलिए सरकारी आंकड़ों में नंबर कम है। इसके बाद मंत्री महोदय ने यह दिखाने की कोशिश की जैसे बिहार में जो हुआ वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा लोग तो दूसरे राज्यों में मरते रहे हैं। मंत्री सुनील कुमार ने 2016 से 2022 तक के फिगर्स दिखाए। कहा, जहरीली शराब से बिहार में सबसे कम मौतें हुई हैं। वर्ष 2016 से अब तक के लिए 22 में बिहार में जो मौतें हुई हैं वो अन्य राज्यों से कहीं कम है। जैसे कि आप अगर ले लेते हैं कर्नाटक को, पंजाब को, गुजरात को, मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश में अब तक लिए 1200 से ज़्यादा मौतें हुई हैं जहां शराबबंदी नहीं है। आपको इसके अतिरिक्त जो कर्नाटक में भी 700 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, उत्तर प्रदेश में सैकड़ों मौतें हुई हैं,
उत्तराखंड में मौतें हुई हैं। कहने का ये मतलब है कि जो बार बार विपक्षी दल ये सवाल उठा रहे हैं या प्रेस या मीडिया आप लोग सवाल पूछते हैं कि जो शराबबंदी से, प्रोहिबिशन से मौतों का कोई लेना देना नहीं है जहरीली शराब से। अगर किसी सरकार के मंत्री ये कहने लगें कि हमारे राज्य में जहरीली शराब से कम लोग मरे हैं और ज़्यादा लोग दूसरे राज्यों में मरते हैं, इससे उनको संतोष हो तो राज्य का भगवान ही मालिक है। वैसे सुनील कुमार ने ये ज्ञान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव से लिया है। नीतीश और तेजस्वी ने इसी तरह की फिगर्स देकर सरकार का बचाव करने की कोशिश की थी। वैसे सुनील कुमार अच्छी तरह जानते हैं कि पुलिस और सरकार कैसे काम करती है। सुनील कुमार खुद आईपीएस अफसर रहे हैं। बिहार में एडीजी के पद से रिटायर होने के बाद राजनीति में आए थे। जब नीतीश बीजेपी के साथ थे उस वक्त भी सुनील कुमार को मिनिस्टर बनाया गया था और शराबबंदी की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। अब नीतीश आरजेडी के साथ हैं तो सुनील कुमार को फिर वही विभाग मिला। सुनील कुमार का राजनीति से पुराना नाता है। उनके भाई अनिल कुमार 4 बार विधायक रहे, 2 बार राज्यसभा के मेंबर रहे। उनके पिता चंद्रिका कुमार भी बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। इसलिए सुनील कुमार को पुलिस के तौर तरीके भी आते हैं और राजनीतिक बयानबाजी में भी वो पारंगत हैं। इसीलिए अब नीतीश कुमार ने सुनील कुमार को आगे किया है। लेकिन मंत्री जी की मुश्किल यह है कि उनके बयानों पर सरकार के सहयोगी दलों को भी यकीन नहीं है। आज विरोधी दलों ने एक बार फिर असेंबली में सरकार को घेरा, मरने वालों का सही आंकड़ा पूछा, मरने वालों के परिवारों को मुआवजे की मांग की। सरकार को सपोर्ट कर रहे सीपीआई एमएल के विधायकों ने भी जहरीली शराब से मौतों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। बच्चों को मुआवजा देना होगा। बीजेपी के विधायक विनय बिहारी ने तो भोजपुरी में गीत गाकर नीतीश सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। अब इसको आप जिस लहजे में सुनना चाहते उसी लहजे में सुना देता हूँ। देख भाई देख बिहार में बहार बा, कुछो नहीं होई राजा नीतीश कुमार बा। देख भाई देख बिहार में बहार बा, बंद भइल दारू बा की सगरो बिकाता। एसपी से बेसी दरोगावा कमाता, पी के पकड़ैला पर फीस 20,000 बा। देख भाई देख बिहार में बहार बा। बिहार सरकार के मंत्री बीजेपी के दावों पर सवाल उठा सकते हैं, बीजेपी के इल्जामात को राजनीति से प्रेरित बता सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के विधायकों को भी सरकार के आंकड़ों पर शक है। जिस छपरा जिले में जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है, उस इलाके से आरजेडी के विधायक केदारनाथ सिंह अपनी सरकार के मंत्री के दावों को गलत बता रहे हैं। केदारनाथ सिंह ने कहा कि अकेले छपरा जिले में ही शराब पीने से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। हमको जैसे जानकारी है कि सरकारी जो न्यूज है मसरख थाना का, उसमें 38 से 39 है। लेकिन हम क्षेत्र में जहाँ जहाँ घूमे हैं कुछ लोग तो ऐसा है कि यहाँ पर पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। हमको उम्मीद है कि नहीं पोस्टमार्टम वाला लोग मिलाकर 60 कम से कम 60 से ज़्यादा हुआ है। सिर्फ मशरख में 60। यदि हम ओवरऑल छपरा की बात करें तो ये आंकड़ा कितना पहुंचेगा? जिला का आंकड़ा माने 72 से 76 है, लेकिन 100 से ज़्यादा लोगों का मौत हुआ है। तो आखिर क्या वजह है? सरकार के जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ 38 मौतें हुई। जी ना, ऐसा बात नहीं। हम तो लोकल वहाँ पर क्षेत्रीय विधायक हैं, हम तो एकदम कन्फर्म जानते हैं कि लगभग मैंने 60 मौतें हुई हैं। वहाँ ही नहीं, बनियापुर में कल तक का सूचना है कि 4 मौत हुआ है बनियापुर प्रखंड में, और मसरख में लगभग 60 हुआ है। नीतीश कुमार के एक और सहयोगी दल कांग्रेस ने भी शराब से 38 लोगों की मौत के दावे पर सवाल उठाए हैं। बिहार विधानसभा में कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा ने कहा, जहरीली शराब के इस कांड से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अजीत शर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि अधिकारी ही जहरीली शराब बेचने के धंधे में शामिल है।
हम आपको बताएं, यहाँ पर जब तक उच्च स्तर के पदाधिकारियों पे जो ऊंचे बैठे हैं उन पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जिस जिला में भी पाया जाए, तो तभी बंदी होगा लागू। अब छोटे मोटे चौकीदार दफादार को बंद करने से कुछ होगा नहीं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जो सशक्त है, और हम लोग सभी सदन में सभी विधायकों ने मिलकर शराबबंदी लागू किया है। निश्चित तौर पर मेरा भी मानना है कि उच्च स्तर के पदाधिकारी और शराब माफिया मिले हुए हैं, तभी शराब आ रहा है, हर जिले में आ रहा है। बड़े पैमाने पर कोई फैक्ट्री यदि चल रही है छपरा में, जंगलों में, तो आखिर कोई वजह होगी, संरक्षण होगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ उच्च स्तर पदाधिकारी जो ऊपर बैठे हैं, जिनको जिला देखना है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो मौतें हुई हैं उसके बारे में मंत्री कह रहे हैं कि सिर्फ 38 मौतें हुई। आपको लगता है इतनी ही मौतें हुई? हम तो गए नहीं वहाँ, लेकिन जो हम अखबार के माध्यम से और लोग के माध्यम से सुने कि 100 के आसपास छूने वाला है, उतनी मौतें हो गई। आप पहले भी ये आवाज उठाते रहे कि अब शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। आपको लगता है कि जो हालात हैं अभी उसमें इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है? निश्चित तौर पर समीक्षा हो के कहा, तो जो पदाधिकारी इसमें संलिप्त है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये शराबबंदी सही ढंग से लागू होगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव की पार्टी के एक और नेता सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। नीतीश कुमार की सरकार में पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने साथी दलों को धमकाते हैं, आलोचना करने पर उनका मुंह बंद करा देते हैं, तो फिर सच सामने कैसे आएगा। सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग शराब माफिया से मिले हुए हैं। प्रथम दिन ही मैंने कहा कि मौत का आंकड़ा इसलिए छुपाएंगे ये लोग क्योंकि ये अपना फेस सेविंग चाहते हैं। जिस मामले में 19 लोगों पर ट्रायल चल रहा है, ट्रायल 19 लोगों पर, माने कोर्ट का भी कर रहा है और पुलिस भी कर रही है, वहां पर भी केवल 3 मौत दिखा रहे हैं अपने सरकारी आंकड़े में। तो ये सब सरकार के आंकड़े ही फर्जी हैं। जब से शराबबंदी का ढोंग, ये ढोंग ही है, क्योंकि सब जगह मिल रहा है तो ढोंग हुआ ना, ये ढोंग रचा जा रहा है। ये सभी को पता है, बिहार की सरकार में बैठे हुए शीर्ष पर सभी को पता है कि ढोंग है, शराबबंदी कहीं नहीं है। इससे एक पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी खड़ी हुई है जो पूरे बिहार को तहस नहस कर रहा है। पूरे बिहार के जो प्रशासन जो चलाने के जो तरीके हैं उसका तहस नहस कर रहा है। कौन संरक्षण दे रहा है? क्या अधिकारी संरक्षण दे रहे हैं, नेता संरक्षण दे रहे हैं? सत्ता के शीर्ष पर नेता हो या प्रशासन के शीर्ष, मतलब आधा दर्जन ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें प्रशासन के लोग भी हैं और सरकार के भी लोग हैं। सरकार के बिना ये संभव नहीं है, बिना मिले हुए। मुख्यमंत्री अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं। बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान भी सवाल उठा तो धमकी दिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। विधायक दल की जो बैठक था उसमें मुख्यमंत्री ने बकायदा कई लोगों को धमकी दिया वहां पर। ये तो वो नेता थे जो सरकार में शामिल हैं। अब मैं आपको बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष विजय सिन्हा की बात सुनाता हूं। उनका कहना है कि सरकार जहरीली शराब से हुई मौतों का आंकड़ा छुपा रही है, सच्चाई नहीं बता रही है। विजय सिन्हा ने कहा कि छपरा और बाकी जिलों में जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बताना नहीं चाहते हैं या छुपाना चाहते हैं। पूरे क्षेत्र के अंदर सब जगह का रिपोर्ट आया है कि 100 से ऊपर लोगों की मृत्यु हुई है। 15-16 जगह तो हमारी टीम ही गई थी मिलने के लिए, और कई जगह पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। पुलिस के दबाव में, प्रशासन के दबाव में, सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधियों के दबाव में उनको डराया गया कि जल्दी से जला दो, नहीं तो पूरे परिवार पर केस होगा। इसके कारण वो पोस्टमार्टम नहीं कराया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और सुनील कुमार सच बोल रहे हों, बाकी सब गलत बयानी कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि नीतीश और तेजस्वी की पार्टी के विधायक भी झूठ बोल रहे हैं? कांग्रेस और माले के एमएलए भी जनता को गुमराह कर रहे हैं, अपनी ही सरकार को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार यही साबित करने में लगे हैं कि जहरीली शराब से मौतें कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, हर जगह होती है और बिहार को बेवजह बदनाम किया जा रहा है। नीतीश कुमार इस बात पर अड़े हुए हैं कि जहरीली शराब से मरने वालों को मुआवजा नहीं देंगे। उनका तर्क है कि जब शराबबंदी लागू है तो लोगों ने शराब क्यों पी? गलती लोगों की है, इसलिए सरकार मुआवजा क्यों दे? लेकिन बीजेपी के अलावा आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के विधायक भी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है ये ठीक है कि शराबबंदी के बाद लोगों ने शराब पी, मर गए,
लेकिन उनके परिवार वालों का क्या कसूर? शराबबंदी लागू करवाना सरकार का काम है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए मरने वालों के परिजनों को मुआवजा मिलना ही चाहिए। सरकारी आंकड़ा चाहे जैसे भी जो कि न्यूज़ में लगातार आ रहा है, और जो लोग लोकल लोग हैं उनको पता है और बता रहे हैं कि करीब 60 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, तो ये कहना कि 38 लोग मरे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैं सिर्फ यही जानती हूँ कि शराब पी के मरने वाले मर गए, वो बेचारी महिलाओं का क्या दोष है? जहाँ बिक रहा है तो उनके हस्बैंड पी के मर गए, उनके पिता पी के मर गए, उनके भाई मर गए। उन बेचारी बेसहारा लाचार महिलाओं का क्या दोष है? जिनके पति मर गए, उनका पूरा दुनिया उजड़ गया। वैसे लोगों को मुआवजा निश्चित रूप से मिलना चाहिए। शराब जो माफिया हैं, ये मौत के जो सौदागर हैं, ये वहाँ जहरीली शराब का ये हब बना दिए हैं सारण जिले को। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि शराब माफियाओं का राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये जो मौत के सौदागर हैं, इनके द्वारा जो रचित जनसंहार हैं, और उस जनसंहार में जो मारे गए हैं, उनकी जो महिलाएं बेवा हो गई, जो बच्चे अनाथ हो गए, जो परिवार उजड़ गया, उनके प्रति सरकार संवेदनशील रुख अख्तियार करे और 10 लाख रुपया मुआवजा सरकार को देनी चाहिए। पीने वाला मुजरिम था, पिलाने वाला मुजरिम है, शराब निचोड़ने वाला मुजरिम है, शराब का सप्लाई करने वाला मुजरिम है, और जिस पुलिस को और एक्साइज को जिम्मेदारी है कि शराब पर पूर्ण पाबंदी हो, अगर वो अपनी पाबंदियों को अदा नहीं कर पा रहा है तो वो भी मुजरिम है। ऐसे तमाम तो लोगों को सजा के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। पीने वाले की कभी हमदर्दी नहीं करनी चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पीने वाले से कोई हमदर्दी नहीं करते, हम समर्थन करते हैं। पीने वाले की काट काट कर बूटियां उसे दफना दीजिए, जला दीजिए, लेकिन उनका जो यतीम बच्चा हो गया है, उनकी बीवी जो बेवा हो गई है, उस पर हमदर्दाना तौर पर कुछ सोच रहा है। वेलफेयर स्टेट है, मुआवजा मिलना चाहिए। नीतीश कुमार ने 2016 में गोपालगंज में जब घटना हुई थी तो मुआवजा दिया था। नहीं, अगर उन्होंने दिया था तो मैं कह रहा हूँ आज भी मुआवजा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो जो पीड़ित परिवार है उनको सहारा मिलना चाहिए। आज बीजेपी के नेताओं को मौका मिला सरकार की आलोचना करने का, वो जमकर बोले, लेकिन मैंने आपको बीजेपी के 1-2 नेताओं की बात सुनवाई, क्योंकि उनकी बातों को यह कहकर डिसमिस किया जा सकता है कि वो तो विरोधी दल के नेता हैं। लेकिन कांग्रेस, सीपीआई एमएल, आरजेडी और जेडी के विधायकों की बात तो आपने सुनी। ये सारे वो लोग हैं जो नीतीश कुमार की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। इन नेताओं पर तो नीतीश कुमार सरकार को बदनाम करने का इल्जाम नहीं लगा सकते। नीतीश कुमार को कम से कम अपने सहयोगी दलों की बात तो सुननी पड़ेगी। आज आरजेडी के विधायकों ने तो यहां तक कहा कि बिहार में शराबबंदी के बाद अवैध शराब के कारोबार का एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है। वो कई बार सरकार और अफसरों से शिकायत कर चुके हैं, असेंबली में इस बात को उठा चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। तो मैं हमेशा उठाते रहा हूं। इसके पूर्व के भी सदन के सत्र जो चले हैं उसमें मैं विधायक के रूप में हमेशा ये कहते रहा कि इसमें जो सिस्टम में लूप होल्स है, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी है, जो जिनको ये बंद कराना है, रोकना है, ये कालाबाजारी या शराब की कालाबाजारी हो या अवैध निर्माण हो, इस पर हमेशा मैं आवाज़ उठाते रहा हूँ। अगर आपकी जानकारी में ये बातें पहले से भी रही हैं? पूरे बिहार में है। मैं तो बार बार कहते रहा हूँ कि सरकार इस पर निश्चित तौर पे इसको रोक लगाए, सिस्टम को टाइट करे, लूप होल्स को बंद करे, अन्यथा ये एक पैरेलल इकोनॉमी राज्य में खड़ा हो गया है। जो माफिया हैं कहीं ना कहीं उनको संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण भी तो है। नहीं, 1-2 है तब ना, ये माफिया 1-2 नहीं है कि मैं कहूँ। मैं कह रहा हूँ कि कोई जिला अछूत नहीं है। इसीलिए आज बीजेपी के नेता और केंद्र सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा नीतीश कुमार कुतर्क कर रहे हैं, नीतीश कुमार बेकार की बातें कर रहे हैं, लोगों को शराबबंदी के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा अगर नीतीश कुमार ये सोचते हैं कि इधर उधर की बात करके वो अपनी साख बचा लेंगे तो बड़ी गलती कर रहे हैं। अपनी गिरती हुई साख को थेथरोलॉजी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। थेथरोलॉजी इसलिए कह रहा हूं और गिरती हुई शाख इसलिए कह रहा हूं कि आप ही के चैनल पर पटना जिला के नाक के नीचे, उनके नाक के नीचे जहरीली शराब बन रहा हो, इससे बड़ा और सबूत क्या होगा। जब से शराबबंदी इन्होंने लागू किया है 10,000 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो गई है।
ये छपरा वाली जो कांड है इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। मैं मारे गए शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये सरकार के विफलताओं का जीता जागता सबूत है। अब ये जो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं जो पिएगा सो मरेगा, तब तो मैं नीतीश बाबू से कहता हूं कि नीतीश बाबू जितने पुलिस चौकी, थाना, एसपी ऑफिस, सारे फोर्स, सारे डिपार्टमेंट को बंद कर दें। जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा। गिरिराज सिंह की यह बात सही है कि नीतीश कुमार अपनी जिद के कारण इस तरह की गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। ये उनकी छवि के खिलाफ है। नीतीश कुमार ऐसे हैं नहीं। अगर नीतीश कुमार कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा, तो सवाल यह है जो पिलाएगा क्या वो मौज करेगा? जिसने जहरीली शराब दी, जिसने जहरीली शराब पी, वो मर गए, लेकिन जो बच्चे यतीम हो गए, जो महिलाएं बेवा हो गई, वो तो सरकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार और माफिया के साथ मिली भगत की सजा भुगत रहे हैं। उन्हें मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए? उनका क्या कसूर? उन्होंने तो शराब नहीं पी थी। और दूसरी बात, जब 2016 में जहरीली शराब से गोपालगंज में लोगों की मौत हुई थी, तो नीतीश कुमार ने मरने वालों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। क्यों? क्या गोपालगंज में जहरीली शराब से मरने वालों के लिए नियम अलग हैं और छपरा में जहरीली शराब पीकर मरने वालों के परिवारों के लिए नियम अलग हैं? सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार अपनी सरकार की नाकामी छुपाने की कोशिश में लगे हैं। मरने वालों के नाम समेत लिस्ट छपी हुई है। मरने वालों की संख्या 74 है और उनकी सरकार 38 बता रही है। किस तरह परिवार वालों पर बिना पोस्टमार्टम के लाश को जलाने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है ताकि इस फिगर को कम रखा जा सके, इसके सबूत मैंने आपको शुक्रवार को दिखाए थे। सरकार मरने वालों के परिवार वालों के साथ संवेदना जताने के बजाय उनका मजाक उड़ा रही है। मरने वालों के परिवार, उनके परिजन बिलख रहे हैं। सरकार को सपोर्ट करने वाली पार्टी के विधायक परेशान हैं। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार है। यह हंसी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। लोग पूछ रहे हैं, क्या यही सुशासन है? बिहार में करप्शन का क्या हाल है, बेईमानी किस कदर होती है, इसका एक और जीता जागता सबूत आज मैं आपको दिखा देता हूं। बेगूसराय में गंडक नदी पर बना पुल बीच से टूटकर गिर गया। यह तस्वीर उसी ब्रिज की है। हैरानी की बात यह है कि ब्रिज का अभी उद्घाटन नहीं हुआ था। उद्घाटन से पहले ही पुल टूट गया। अब लोग इस टूटे हुए ब्रिज को देखने आ रहे हैं। पता ही चला यह ब्रिज 13.5 करोड़ की लागत से बना था। उद्घाटन होना था, लेकिन अचानक ब्रिज में दरार आ गई। प्रशासन ने तुरंत लोगों को पुल के पास न जाने की हिदायत दी। ब्रिज पर जाने पर रोक लगा दी और आज पुल का एक हिस्सा नदी में समा गया। इस वक्त हम बेगूसराय के आहू घाट पर हैं। यहां 206 मीटर लंबा पुल बनाया गया था, जिसकी लागत थी 13 करोड़ रुपए और इसका उद्घाटन भी अभी नहीं हुआ था, लेकिन उद्घाटन से पहले ही ये पुल गिर गया है। एक स्पैन जिसको कहते हैं, एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच का एक स्पैन टूटकर 2 हिस्सों में बदल गया और नीचे जाकर गिरा है। और गिरने की सबसे बड़ी वजह अगर आप देखेंगे तो यहां जो कंक्रीट का पिलर है जिसके ऊपर ये स्पैन रखे गए थे वो कोलैप्स कर गया है, यानी वो इस स्पैन का वजन नहीं सहन कर पाया। कंक्रीट की क्वालिटी सवालों के घेरे में है। ये यहां इसका कंक्रीट है और देखेंगे तो लगभग 6 फीट लंबा ये पैन होता है, स्पैन होता है, जिसको कहा जाता है कि बहुत मजबूत है। अब इसकी मजबूती देखिए। मैं कोई आयरन मैन नहीं हूं, बहुत ताकतवर होने का दावा नहीं करता, लेकिन मेरे हाथों की ताकत देखिए आप कि ये सीमेंट मेरे अंगूठे से झड़के गिर रही है। ये इसकी निर्माण क्वालिटी है। देखिए, मैं अपनी उंगलियों से बगैर कोई खास जोर लगाए तोड़ पा रहा हूं। देखिए, ऐसे देखिए, इसमें कहां है सीमेंट है। अगर आप देखेंगे तो कभी आपने कैसे कंक्रीट के पिलर को ऐसे भरभरा कर गिरते हुए देखा है? सिर्फ रेत और
रोड़ी है, इसमें सीमेंट नहीं है। उंगलियों से मैं इसको तोड़ पा रहा हूं और भर भरा कर ये पिलर गिर रहा है, जो इस बात की हकीकत बयां करता है कि किस क्वालिटी का काम हुआ है। पवन नारा की रिपोर्ट देखकर साफ पता चलता है कि पुल निर्माण के दौरान घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जिले के डीएम जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। डीएम साहब का कहना है अगर सरकारी राशि का मिसयूज हुआ है तो दोषियों पर कार्रवाई होगी। ये पिछले रविवार को इस पुल जो क्रैक था उसको फिर ढह गया है उसमें, तो इसमें जो इंजीनियरिंग चीफ और चीफ इंजीनियर और ब्रिज कंस्ट्रक्शन की जो टीम, एक्सपर्ट टीम है, वो विभाग से आके इसका मुआयना कर चुकी है और क्यों इस तरीके की घटना हुई, क्या उसमें कोई कमी थी या उसकी कैपेसिटी में या टेक्निकल फ्लॉ, इसकी जांच हो रही है। नहीं, अभी पुल का इसका औपचारिक उद्घाटन नहीं हुआ था, लेकिन लोग इसको चूंकि पुल तैयार था, बन गया था, तो उसका इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने बताया कार्रवाई के संदर्भ में एक्सपर्ट टीम जो है डिपार्टमेंट की, वो उस पर जांच कर रही है और निश्चित रूप से इसमें जिसने भी सरकारी राशि का अगर दुरुपयोग किया है उसके अनुसार आगे इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, बात तो साफ है, चाहे शराब का जहर हो, वो कैसे बनती है, या फिर घटिया मटेरियल का इस्तेमाल पुल में कैसे किया जाता है, सबके बारे में सब कुछ सबको पता है। लेकिन 4 दिन पहले तेजस्वी यादव कह रहे थे कि बिहार में विकास की बहार है। बिहार को बदनाम करने के लिए नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अब कोई पूछे ये कैसा विकास है, जो पुल 6 साल में बना वो 6 घंटे में टूट गया? ये कैसा विकास है कि जो पुल 13.5 करोड़ में बना वो उद्घाटन से पहले नदी में डूब गया? हो सकता है तेजस्वी ये कहें कि ब्रिज 2016 में बनना शुरू हुआ था, उस वक्त बीजेपी सरकार में शामिल थी, इसलिए इस पुल के गिरने के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। लेकिन जनता ऐसे तर्कों को भी स्वीकार नहीं करती। आगे बढ़ते हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चूहा कहा। तवांग में चाइनीज फौज की घुसपैठ की कोशिश के मुद्दे पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को रोज कोसते हैं। अब पूरी कांग्रेस उसी रास्ते पर चल पड़ी है। आज कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में मुद्दा उठाया, चर्चा की। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे अलवर में राहुल गांधी की रैली में पहुंचे। यहां भी खड़गे साहब ने चीन की घुसपैठ का मुद्दा उठाया, कहा कि मोदी शी जिनपिंग के साथ झूला झेलते हैं, लेकिन घुसपैठ का मुद्दा उनके सामने नहीं उठाते। खड़गे ने कहा मोदी खुद को शेर बताते हैं, लेकिन चीन के सामने चूहा बन जाते हैं। और इसके बाद खड़गे ने कहा कांग्रेस किसी से डरने वाली नहीं है, कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई है, कांग्रेस के नेताओं ने बलिदान दिए हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं का एक कुत्ता भी देश के लिए नहीं मरा। मैं पूछता हूं, जो सरहद पे इससे पहले हमारे 20 लोग गलवान के इसमें जिनका जो शहादत दिए, उसके बाद 18 बार मोदी जी और चाइना के प्राइम मिनिस्टर मिले, झूले में बैठ के खेले, सब कुछ हुआ, लेकिन ये क्यों हो रहा? फिर रोज गलवान में हुआ, डोकलाम में हुआ, आज फिर ताइवान में हो रहा। ये सारी चीजें चल रही, फिर भी अगर कोई पूछते हैं चर्चा करो तो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। कांग्रेस वाले कभी नहीं डरेंगे। देश को हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है, और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। मल्लिकार्जुन खड़गे
जो बात सदन में नहीं बोल पाए वो राहुल गांधी के सामने जोश में आकर मंच से बोला, अपना काम पूरा कर लिया। लेकिन मजे की बात यह है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में ही कांग्रेस को जवाब दिया था। शायद वो खड़गे सुन नहीं पाए। जयशंकर ने लोकसभा में कहा कि चीन के सवाल पर सरकार की आलोचना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सियासी विरोध भी सहन किया जाएगा, लेकिन जवानों का अपमान, उनकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राहुल गांधी ने कहा था, सरहद पर चाइनीज सैनिक हमारे जवानों को पीट रहे हैं और सरकार खामोश बैठी है। विदेश मंत्री को अपनी डिप्लोमेटिक समझ बढ़ाने की जरूरत है। इस पर जयशंकर ने कहा, उनको सलाह देना गलत नहीं है, कोई भी दे सकता है, लेकिन सलाह देने वालों को हमारे बहादुर जवानों के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी समझ होना भी जरूरी है। The honorable member also suggested government is indifferent, he used the word, indifferent to China. So I want to say something, sir. If we were indifferent to China, who sent the Indian army to the borders to defend us? If we were indifferent to China, why are we today pressing China on disengagement and de-escalation? Why are we saying publicly that our ties are not normal? So we have no problem if there is political differences, if there is even political criticism. I have heard sometimes that my own understanding needs to be deepened. When I see who is giving the advice, I can only bow in respect. But I think we should not directly or indirectly criticize our Jawans. Yeah. When our Jawans, sir, are standing, sir, our Jawans are standing, sir, in Yangtze, in Yangtze at 13,000 feet. Yeah. At 13,000 feet, they are standing there defending our borders. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our Jawans, sir. Sir, our Jawans are standing their ground, so they should be respected, they should be honored, they should be appreciated. विदेश मंत्री ने बिल्कुल सही कहा। हमारे जवान सीमाओं पर ठंड में, मुश्किल हालात में खड़े रहकर देश की सेवा करते हैं, देश को डिफेंड करते हैं। वो रात रात भर जागते हैं ताकि हम चैन से सो सकें। उनके लिए पिटाई जैसे शब्द का इस्तेमाल करना उनका अपमान है, अन्याय है। लेकिन कांग्रेस के नेता बार बार ऐसी बातें कहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात में मोदी को रावण कह दिया था। उसका नतीजा क्या हुआ, कांग्रेस ने देखा। अब खड़गे मोदी को चूहा कह रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि आपके घर में कुत्ता भी नहीं देश के लिए मरा। मुझे लगता है कांग्रेस को इस बारे में सोचना चाहिए। उसके अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके बाकी नेता कभी कुत्ता, कभी चूहा, कभी रावण, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते रहेंगे तो कांग्रेस को इसका कितना नुकसान होता है। मुझे लगता है मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सीमा पर तैनात हमारे बहादुर जवानों का अपमान कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे राहुल गांधी ने आज एक बार फिर यह बताया कि वो भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी अलवर में मिमिक्री करते नजर आए। राहुल ने कहा वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। मुझे रास्ते पे अपने दूसरे प्यारे मित्र भी मिल जाते हैं। आमतौर से वो बीजेपी के ऑफिस के ऊपर खड़े होते हैं। मैं निकलता हूं, वो ऐसे खड़े रहते हैं। और मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं, पहले मैं उनसे यूं करता हूं, हाथ ऐसे रखते हैं। राहुल गांधी को वेव नहीं कर सकते, करना चाहते हैं मगर अलाउ नहीं है। मैं थोड़ा और करता हूं, फिर उनमें से एक दो यहां से हाथ हिला के यूं कर देते हैं, और फिर मैं आमतौर से जो आपने मुझे किया मैं करता हूं। कभी कभी वो देख के ऐसे करते हैं कि बात नहीं कर सकते ना, आते नहीं है, मना है। मैं नफरत नहीं करता उनसे,
विचारधारा के खिलाफ लड़ता हूं, मगर वो अच्छे लगते हैं मुझे, सारे जीव अच्छे लगते हैं। तो कभी कभी वो यूं करते हैं, मतलब क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर जा रहे हो, उनके नेता कभी कहते हैं राहुल गांधी क्यों चल रहा है। मेरे दिमाग में था, थोड़ी देर के लिए मैं सोच रहा था ये मैं कर क्या रहा हूं, पैदल चल रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, गले लग रहा हूं, क्या कर रहा हूं? और जवाब मिल गया। उनके जो कार्यकर्ता हैं जो मुझसे यूं करते हैं क्या कर रहे हो, उनके लिए जवाब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। राहुल गांधी की एक्टिंग देखने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद ये कहने को मन तो करता है कि भाई कहना क्या चाहते हो। राहुल प्यार बांटने की बात करें, अच्छी बात है, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वो बीजेपी के नेताओं का मजाक उड़ाते हैं तो बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि रैली में ये भी बता देते इस बार न्यू ईयर पर मोहब्बत की दुकान कहाँ खुलेगी। अब इसकी वजह क्या, ये भी आपको बता देता हूँ। आज कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में कैंपेन के लिए नहीं रोकी, यात्रा के कारण हिमाचल की कैंपेन में नहीं गए, लेकिन दिल्ली में आकर भारत जोड़ो यात्रा के यात्री 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक रेस्ट करेंगे। जयराम रमेश ने कहा क्योंकि अब सर्दी बढ़ गई है इसलिए यात्रा में शामिल कंटेनर्स को मौसम के हिसाब से तैयार किया जाना है, इसलिए यात्रा में ब्रेक लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के कुछ दूसरे नेता कह रहे हैं कि असल में हर साल की तरह राहुल गांधी को क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए विदेश जाना है, छुट्टी मनानी है, इसलिए यात्रा ब्रेक दिया गया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद आज और बढ़ गया। आज महाराष्ट्र असेंबली का विंटर सेशन नागपुर में और कर्नाटक असेंबली का विंटर सेशन बेलगावी में शुरू हुआ, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट का हल निकलने के बजाय यह मामला और गहरा गया। दोनों सदनों में यह मुद्दा उठा। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। असल में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ता बेलगावी में विधानसभा का सत्र हो रहा है, इसका विरोध करने के लिए निकले, लेकिन कर्नाटक पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया। हंगामा करने वाले कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, जिससे नाराज कार्यकर्ता सड़क पर चक्का जाम करके बैठ गए। होम मिनिस्टर अमित शाह ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर बयानबाजी से बचने की सलाह दी थी। अब दोनों राज्यों में बीजेपी के नेता खामोश हैं, लेकिन विवाद थमा नहीं है, और वजह है कि कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सीमा विवाद को हवा दी जा रही है। कर्नाटक विधानसभा में आज वीर सावरकर की तस्वीर लगाए जाने पर हंगामा हुआ। सत्र के पहले दिन विधानसभा के मेन हॉल में कुछ महापुरुषों की तस्वीरों का अनावरण किया गया था। इन तस्वीरों में एक तस्वीर वीर सावरकर की भी थी। कांग्रेस नाराज हो गई। कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा परिसर में धरना दे दिया। कर्नाटक के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने कहा, सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और साधु संतों को नजरअंदाज करके अंग्रेजों से माफी मांगने वालों को सम्मानित कर रही है। सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि सदन की कार्रवाई चले, इसलिए सत्र के पहले दिन उन्होंने सावरकर की तस्वीर लगाई। वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने देश के लिए बलिदान किया था। ये एक ऐतिहासिक सच है, इसलिए इस तरह के मुद्दों पर सियासत न हो तो बेहतर होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।